अंकित के साथ पारुल की शादी को 2 साल हुए थे और दोनों की जिंदगी बड़ी खुशी से चल रही थी। एक दिन जब अंकित उसके पास उसके कमरे में बैठा हुआ होता है तो उसे उदास देखकर पारुल कहती है, क्या बात है जी, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है पारुल, लेकिन मुझे हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि ना जाने मेरी बहन अपने ससुराल में कैसी होगी। सब जब से जीजा की मौत हुई है मुझे हर समय उसका ख्याल परेशान करता रहता है। देखो, अगर आप ऐसे परेशान होगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको इतनी ही याद आ रही है तो कल आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। हम दोनों शालिनी के ससुराल जाकर उनसे मिल लेंगे। हाँ, ये तुमने सही बोला। चलो अब सो जाते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है। अंकित और पारुल ये सब सोचकर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शालिनी के कमरे में उसकी सास आकर उसे देखती है। बहू, ये क्या? तू तो कमरे में आकर आराम करने लगी। मैंने तुझसे बोला था कि आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मुझे 1 गिलास दूध गर्म करके दे दे। माँ जी, जब आप इस बात की शिकायत करने इस कमरे तक आ सकती हो, क्या खुद जाकर रसोई से अपने लिए 1 गिलास दूध नहीं ले सकती? बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? मैं तो तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ और तू मुझे ही सुना रही है। देखो माँ जी, आपका बेटा मरने से पहले मेरे लिए नौकरों की फौज तो छोड़कर नहीं गया, इसलिए आपको जो भी चाहिए खुद ले लिया करो। इन कामों के लिए मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। माँ जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे मेरे मायके जाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर दोगी। शालिनी की ये कड़वी बात सुनकर कंचन रोते हुए अपने कमरे में आकर सो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह पारुल और अंकित शालिनी से मिलने उसके घर आते हैं और अंकित कंचन से पूछता है, आंटी जी, मेरी बहन से कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? सब ठीक तो है ना? अब बच्चे, मैं तुझे बताकर परेशान क्यों करूँ? जब से मेरा बेटा गया है तेरी बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हाँ बेटा, सब सही है। तेरी बहन तो हीरा है, हीरा। माँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम शालिनी से जाकर उसके कमरे में बात कर ले? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। पारुल और अंकित शालिनी के कमरे में जाते हैं और वहाँ पारुल शालिनी से कहती है, शालिनी, तुम्हारे भैया को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है और वो ये जानना चाहते हैं कि तुम इस घर में खुश हो या नहीं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे मेरे मायके जाने का। अब मुझे मेरे मगरमच्छ के आंसू बहाकर भैया को राजी करना ही होगा कि वो मुझे अपने साथ मायके ले जाए, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। भाभी, भैया, क्या बताऊँ आप दोनों को। सासू माँ को मैं माँ जैसी मानती हूँ, लेकिन ये मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती हैं और मारपीट भी करती हैं। अंकित ये सुनकर भावुक हो जाता है और पारुल से कहता है, देखा, मैंने बोला था ना, मेरी बहन खुश नहीं है यहाँ पर। शालिनी, तू अपना सामान पैक कर, अब तू घर चलेगी। मेरा दिल ये क्यों बोल रहा है कि मेरी विधवा ननद झूठी है और झूठ बोल रही है। पारुल को शालिनी पर शक होता है, लेकिन अपने पति के अपनी बहन को लेकर प्यार को देखते हुए वो कुछ नहीं कहती और शालिनी पारुल और अंकित के साथ अपने मायके आ जाती है, जिसे अपने घर देखकर उसकी माँ अनमोल कहती है, तू यहाँ कैसे और इतना सामान क्यों लाई है? माँ, अब से ये इसी घर में रहेगी। वहाँ इसकी सास इसकी कदर नहीं करती और ये मेरा आखिरी फैसला है। पर बेटा, पर कुछ नहीं माँ, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। अंकित ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और अनमोल भी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और ये सब पारुल भांप लेती है। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, क्या बात है माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शालिनी के इस घर में आने से खुश नहीं हो? तू मेरी बहू है, अब तुझसे क्या ही छुपाना। अंकित तो बस उसका भाई है, लेकिन मैंने उसको जन्म दिया है। मैं उसकी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि तेरी विधवा नंद झूठी है और उसकी सास उसे बहुत प्यार से रखती है। फिर क्यों वो यहाँ वापस आना चाहेंगी? दरअसल बात ये है कि माँ, मैं कमल किशोर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ खुश रहूंगी। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं तेरी शादी एक तलाकशुदा आदमी से कर दूंगी? तुम दोनों की शादी मेरे जीते जी तो कभी नहीं हो सकती। तेरी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं बोलूंगी। बस बहू, मुझे लगता है कि उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन शालिनी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई है और अपने विधवा होने का फायदा उठाने वो यहाँ आई है, ताकि उसकी शादी अब कमल किशोर से हो जाए, क्योंकि वो यही हमारे सामने वाले घर में रहता है। पर माँ जी, उसका चरित्र तो बहुत खराब है और वो हर आती जाती लड़की को गलत निगाह से देखता है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, और उसकी बीवी ने भी उसे तभी छोड़ा है। मैं शालिनी की शादी उससे करवा देती अगर वो एक अच्छा इंसान होता तो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कुछ ऐसा करूँगी जिससे अंकित जी की अपनी बहन के लिए प्यार भी कम ना हो और वो अपने ससुराल भी चली जाएं, क्योंकि उनकी सासू माँ का वो एकमात्र सहारा है। पारुल ने अपनी सास को ये वचन तो दे दिया था, लेकिन अब दुविधा ये थी वो करे तो करे क्या।
दिन बीतते हैं और शालिनी अब घर का कोई काम ना करती, बस राजकुमारी की तरह बैठकर हुक्म देती और चोरी चुपके अपने पूर्व प्रेमी कमल किशोर से मिलने भी जाया करती। एक दिन वो मंदिर जाने का झूठ बोलकर उससे मिलने पार्क में जाती है और पारुल भी अब अपनी नंद पर नजर रखती थी, तो वो भी उसके पीछे जाती है, जहाँ कमल किशोर उससे कहता है, शालिनी, मैं तुमको बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर, लेकिन मेरी माँ अभी भी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भाग जाएं। ठीक है, कल तुम अपने सब गहने, पैसे, जेवर लेकर आ जाना, हम भाग जाएंगे। शालिनी कमल किशोर की बात से हामी भरकर घर आ जाती है और पारुल को ये चिंता सताने लगती है कि कल रात उसकी ननद भागने वाली है और वो अपनी सास अनमोल को भी सब बता देती है। दिन बीतता है और अगली रात जब शालिनी छुपकर भाग रही थी, तभी पारुल और अनमोल ये देखकर हैरान थे कि उसने कोई जेवर पैसा अपने साथ नहीं लिया है, जिसके बाद भी वो उसका पीछा करते हुए जाते हैं और साइड में छुप जाते हैं। कमल किशोर शालिनी को खाली हाथ देखकर उसे कहता है, क्या हुआ, ये तुम खाली हाथ क्यों आई हो? पैसे और जेवर कहाँ हैं? अरे पैसे और जेवर का क्या करना, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी। या तो पैसे और जेवर लेके मेरे साथ चलो या फिर चली जाओ, नहीं तो क्या मुझे भी वैसे मार दोगे जैसे तुमने मेरे पति को मारा था? अच्छा, तो तुझे सच्चाई पता थी और तू ये सब नाटक करी थी मेरे साथ। तुझे क्या लगा मुझे मेरे माई की तरह प्यार खींच कर लाया है? मुझे खींच कर लाया है मेरे पति का खून का बदला, जिसके लिए एक विधवा ननद, एक झूठी विधवा ननद बन गई, झूठी बेटी बनी, झूठी बहन बनी। मुझे मेरे पति ने एक्सीडेंट के समय बस इतना कॉल करके बताया था कि मेरी मौत एक हादसा नहीं साजिश है, और मेरा शक तुझ पर गया। तब से मैं तुझसे बदला लेने और सच जानने के लिए तड़प रही थी। तू मुझसे प्यार तो नहीं करता, फिर क्यों किया तूने ऐसा? मैंने सोचा था तू उस घर की इकलौती बेटी है तो तुझे फंसा लूंगा तो मोटा माल मिलेगा मुझे, लेकिन तेरी माँ ने तेरी शादी कहीं और कर दी, जिससे मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने ठान लिया कि तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगा और इसलिए मैंने तेरे पति का एक्सीडेंट करवा दिया। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तक मुझे सिर्फ तुम पर शक था, लेकिन अब तो मुझे यकीन भी है और मेरे पास सबूत भी है। मैंने तुम्हारी सब बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर कमल किशोर उसे मारने को होता है कि तभी पारुल और अनमोल आकर उसे बचा लेती हैं, जिसके बाद अनमोल भी अपनी बेटी को गलत समझने के लिए उससे माफी मांगती है और शालिनी भी अपने सब झूठ के लिए अपनी माँ और भाभी से माफी मांगती है और कमल किशोर को उम्र कैद की सजा होती है। और फिर शालिनी अपनी सास के पास जाकर उसे सब सच बता देती है और उसके साथ प्यार से रहती है।